हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है H2O स्टडी चैनल में। देखिए, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th साइंस, और साइंस में फिजिक्स पढ़ रहे थे। फिजिक्स में हम लोग वीबीआई जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस बन सकता है बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जब इससे भी क्लास 10th का बोर्ड का एग्जाम होगा तो इस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकता है, सब सारा चीज़ आपको कवर करवा रहे हैं, जिसमें आज हम लोग फिजिक्स का यूनिट 5 कवर करेंगे। फिजिक्स में यूनिट 5 जो टॉपिक है उसका नाम है ऊर्जा का स्रोत, यानी सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो सोर्सेस ऑफ एनर्जी से किस किस तरह का एमसीक्यू क्वेश्चंस बनेगा वो सब सारा चीज डिस्कशन करेंगे। लेकिन इससे पहले यूनिट 4 गो यूनिट का जो वीबीआई इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकता है वो सब सारा चीज हम आपको कवर करवा चुके हैं। तो पहले वाला सेशन जरूर कवर करिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम से पहले आप एक बार उसको जरूर देख लीजिए। प्ले लिस्ट में भी जाइएगा, प्ले लिस्ट में, नहीं तो इस वीडियो के नीचे भी लिंक होगा, वहां से भी लिंक पर क्लिक करिएगा तो आप पहुंच जाइएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन वो बोलता है क्या निम्न में से कौन सा बायोगैस ईंधन का सोर्सेस नहीं है। यानी बायोगैस ईंधन का सोर्सेस नहीं है। बायोगैस कहने का मतलब जो सड़ने गलने के बाद जो बनता है ना, वो वाला बोल रहा है। तो लकड़ी, गोबर गैस, कोयला, ये जो तीनों ये सड़ने गलने के बाद ही बनता है, ये सब सारा ईंधन। तो ये तो बायोगैस है, लेकिन ये जो नाभिकीय ऊर्जा है, न्यूक्लियर एनर्जी, ये बायोगैस के अंतर्गत नहीं आता है। तो ये बायोगैस ईंधन का सोर्सेस ये नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस। तो देखिए, ग्लोबल वार्मिंग अभी के समय में देखिएगा कि बहुत ज़्यादा धूप तेज करता है, आसमान साफ साफ नहीं रहता है, बहुत तेजी से धूप आता है, जलन होती है। तो ये सब ग्लोबल वार्मिंग के चलते, गर्मी बहुत ज़्यादा लगता है, उमस बढ़ जाता है, तो ये सब ग्लोबल वार्मिंग की ही वजह है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन उत्तरदायी है, ये अब हमसे। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में फैल रहा है। तो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड फैलेगा तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा तो फिर मौसम सही से फिर बिहेव नहीं करेगा, वो भी हम लोग के साथ ये दुश्मनी मोल लेगा हम लोग के साथ, समझे, फिर हम लोग को परेशान करेगा जो मौसम है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, दूसरा के बाद तीसरा देखिए क्या बोलता है, सूर्य तथा अन्य तारों का विशाल ऊर्जा के सोर्सेस है। बिल्कुल सही, सूर्य और जो भी अन्य तारा है उसके पास बहुत सारा विशाल एनर्जी सोर्सेस है। जैसे सूर्य से तो देखते हैं डेली सुबह सुबह धूप उग जाता है, पूरा दिन भर एनर्जी देता है, शाम में फिर डूब जाता है, फिर उगता है, बहुत लंबे समय से चलते आ रहा है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ पे नाभिकीय संलयन होता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बन जाएगा, नाभिकीय संलयन। थर्ड के बाद देखिए 4 क्या बोलता है, नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने में प्रयुक्त होता है। नाभिकीय विखंडन को कंट्रोल करना है, मतलब न्यूक्लियर जहाँ पे रिएक्शन होती है उसको कंट्रोल करना है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए जनरली हम लोग कैडमियम का छड़ का उपयोग करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर सी। और देखिए, ये जो चैप्टर अभी हम कवर करवा रहे हैं उस ऊर्जा का स्रोत, सोर्सेस ऑफ एनर्जी, इसका 2 लेक्चर आएगा ना, तो दोनों लेक्चर में पूरा कंप्लीट हो जाएगा जो जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है सारा चीज। देखिए, किसी नाभिकीय विखंडन में मुक्त ऊर्जा होती है। तो किसी नाभिकीय विखंडन में जो फ्री एनर्जी होती है वो कितना होता है, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होगा, क्योंकि बहुत एनर्जी होता है इसके पास, नाभिकीय विखंडन के पास। तो 5 का क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। 5 के बाद 6, ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत क्या है। तो ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष और विशाल स्रोत क्या है, सूर्य है। सूर्य है। कोयला तो खत्म हो जाएगा आज नहीं कल, बिजली भी हो सकता है खत्म हो जाए, परमाणु बम भी खत्म हो जाएगा, लेकिन ये सूर्य जल्दी नहीं खत्म होगा। तो ये क्या हो जाएगा, सूर्य का करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, बॉक्स नुमा, ये बॉक्स नुमा सौर कुकर। देखिए, सौर कुकर में कौन सा दर्पण लगाया हुआ रहता है, ये भी आप याद रखिएगा, अवतल दर्पण। उस अवतल दर्पण के माध्यम से जितना भी सौर्य लाइट है, सूरज का लाइट है, सबको एक जगह कंसंट्रेट किया जाता है और फिर उससे खाना बनाया जाता है, वहां से एनर्जी लिया जाता है। तो बॉक्स नुमा सौर्य कुकर में 3-4 घंटे में अंदर का ताप हो जाता है। इन्हें 3-4 घंटे धूप में रख देंगे तो टोटल वहाँ पे टेम्परेचर कितना बढ़ जाता है, ये 100 से 140 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। तो आप इतना तक आसानी से खाना बना सकते हैं, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पे तो पानी उबलना शुरू हो जाता है। लेकिन 3 से 4 घंटा आपको सॉरी कुकर को धूप में रखना होगा, तब तक यहाँ भूखे कौन इतना
लिए गैस पे कुकर पे चढ़ाइए और 10 मिनट 20 मिनट में खाना तैयार कर लीजिए। इसका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 7 के बाद 8, पवनों का देश कहा जाता है। पवनों का देश, जहाँ पे बहुत सारा पवन है मतलब हवा है, तो पवनों का देश कहा जाता है डेनमार्क को। ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट, पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। देखिए, पवन ऊर्जा यानी हवा से पूरा टरबाइन घुमाया जाता है और टरबाइन से फिर डायनेमो घुमाया जाता है, फिर वहाँ से बिजली प्राप्त किया जाता है। तो मिनिमम से मिनिमम कितना स्पीड में हवा चलना चाहिए, तो मिनिमम से मिनिमम 15 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से हवा चलना चाहिए, तभी जाके पवन ऊर्जा, पवन विद्युत जनित्र चलेगा, वहाँ से ऊर्जा यानी बिजली जनरेट होगा। तो कम से कम इतना स्पीड से हवा चलना चाहिए, 15 किलोमीटर पर आवर। इधर झारखंड, बिहार, यूपी इधर इतना पॉसिबल नहीं है 15 किलोमीटर पर आवर से हवा चलना। तो ये जनरली पहाड़ी क्षेत्र, पहाड़ी या फिर जो समुद्री क्षेत्र है ना, वहाँ पे ये सब लगाया जाता है, क्योंकि वहाँ पे कंटिन्यूसली हवा चलती रहती है। तो ऑप्शन इसका ए हो जाएगा। 9 के बाद देखिए 10, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। जीवाश्म ईंधन यानी जीवों के सड़ने गलने के बाद जो बना है उसी को जीवाश्म ईंधन। कोयला का वही कंडीशन है, लकड़ी का वही कंडीशन, गोबर गैस का वही कंडीशन, सब तो जीवों के सड़ने गलने के बाद ही बना है। इसको ऑप्शन नंबर डी। 10 के बाद 11, प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक सामान्य स्रोत। प्राचीन काल में सबसे ज़्यादा ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक स्रोत सोर्सेस कौन सा है। घास, लकड़ी, पवन, बहता जल। तो सबसे ज़्यादा लकड़ी है, लकड़ी को ज़्यादातर लोग इस्तेमाल करते हैं ऊष्मीय ऊर्जा के लिए। मतलब जहाँ से हीट प्राप्त करना है, किसी भी जगह पे आपको हीट प्राप्त करना है, मैक्सिमम लकड़ी। अब तो गैस आ गया, तो गैस, हीटर, गीजर ये सब आ गई, लेकिन अभी भी लकड़ी यूज होती है। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा हम लोग कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। 12 के बाद देखिएगा 13, गोबर गैस एक प्रकार की है। गोबर गैस क्या है, एक प्रकार का, क्या प्राकृतिक गैस है, बायोगैस है, लकड़ी है, चूल्हा है। तो गोबर गैस एक प्रकार का बायोगैस है, ठीक है ना। गोबर गैस एक प्रकार का बायोगैस है, तो इसको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट। 13 के बाद देखिए तो 14, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत। देखिए ये नवीकरणीय ऊर्जा क्या होता है, रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। रिन्यूएबल कहने का मतलब कि अगर एक बार ऊर्जा खत्म हुआ, मतलब एक बार खत्म हो गया एनर्जी का सोर्सेस, तो फिर से दूसरा बार आ सके, वही नवीकरणीय ऊर्जा का सोर्सेस है। जैसे नाभिकीय ऊर्जा एक बार खत्म हुआ तो फिर दूसरा बार पॉसिबल नहीं है। अब ऐसा नहीं है कि आपके पास खत्म हो गया तो दूसरा बार पॉसिबल नहीं, फिर मार्केट से ले आइएगा। मतलब टोटली जहाँ से उत्पन्न हो रहा है वहीं खत्म हो गया तो कहाँ से लाइएगा। कोयला से प्राप्त ऊर्जा, कोयला ही खत्म हो गया तो ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करिएगा, और आज निकल हो ही जाएगा। प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा ये भी खत्म हो सकती है, जैसे बहुत सारा यहाँ से भी है। लेकिन सौर ऊर्जा, ये सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा का सोर्सेस है। रात भर खत्म होगा फिर सुबेरे आ जाएगा, फिर रात भर खत्म होगा फिर सुबेरे आ जाएगा, यानी नवीकरणीय उसी को कहते हैं। नवीकरण मतलब रिन्यूएबल, जैसे नहीं होता प्लास्टिक या फिर जो रिसाइकल कर सकते हैं, वही है सौर ऊर्जा, रिन्यूएबल। एक बार खत्म हुआ फिर आ जाएगा, फिर खत्म हुआ फिर आ जाएगा, सौर ऊर्जा इसका करेक्ट होगा। 14 के बाद 15, जैव गैस एक उत्तम ईंधन है। ठीक है, बिल्कुल बात सही बोल रहा है। जैव गैस एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें मीथेन गैस पाई जाती है। जैव गैस में मीथेन गैस होता है। मीथेन गैस कितना होता है, 75% के आसपास। जैसे कि आपके पास अगर एलपीजी गैस होगा तो एलपीजी गैस में मीथेन होता है 75% के आसपास। जैव गैस में 75% के आसपास मीथेन गैस होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। 15 हो गया। अब इसके बाद 16 नंबर आपको एक हम होमवर्क के रूप में क्वेश्चंस देते हैं। वो क्वेश्चंस क्या है सो देखिए। बोलता है कि अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कहने का मतलब कि नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। एक बार खत्म हो गया तो फिर दूसरा बार लाना मुश्किल है, वो होता है अनवीकरणीय ऊर्जा का सोर्सेस है, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो जीवाश्म ईंधन, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, इसमें से कौन है जो अनवीकरणीय ऊर्जा का सोर्सेस है। तो ये आपको कमेंट्स करके HW में बताना है, ठीक है। तो सब लोग कमेंट्स करके बताइएगा कि इसका क्या आंसर होगा, और आप कितना सही कर सकते थे 16 क्वेश्चंस में से, वो भी आप एक बार कमेंट्स करके बताइएगा। और जाते जाते सब लोग वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा। जो भी नए लोग होंगे सभी लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। थैंक यू, बाय।